नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल सेशन का वीडियो है। 4 जुलाई हो गया बंधुओं, तो कृपया करके कंसंट्रेट कीजिए एग्ज़ाम पर। जितना ज़्यादा आप जीएस को रिवाइज़ करेंगे, करंट को रिवाइज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने वैरायटीज़ का मतलब है कि कितनी विविधता है उसमें। केवल वन लाइनर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। टेस्ट कोई सा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे देना तो कोई भी कीजिए। मैं अपना ही केवल नहीं कर रहा, कोई भी एक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, वो ये ज़रूर देखिएगा कि भाई बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, जो हो ही नहीं रहे सॉल्व। अपना जो कोचिंग है उसको बढ़ाने के लिए कठिन पेपर सेट कर देते हैं, फिर बच्चे डर कर कोचिंग में कोर्स खरीद लेते हैं। ये एक सिस्टम चलता है, तो थोड़ा सा इसे बच कर रहिएगा। यूपीएससी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू वेराइटीज़ में प्रैक्टिस कीजिए, जिससे सभी तरह के एमसीक्यू का आपके पास में निकालने का एक तरीका डेवलप हो जाए। जितना एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पीटी श्योर होता जाएगा। ये मत देखिएगा मेरे से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, बस प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए एमसीक्यू का। ओके, और हमारा टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। सामान्य सा प्राइस है 550 है और 450 प्राइस है। अगर आप जुड़ना चाहें तो बताइएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो चंपई जो बने थे, चंपई सोरेन क्या बने थे, तो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड का, जब इनको जेल में डाल दिया गया था। और उसके साथ हेमंत सोरेन जब जेल में गए तो उसके पश्चात से हेमंत सोरेन अब बाहर आए हैं, तो उन्होंने अपना जगह छोड़ दिया है और फिर से हेमंत सोरेन जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो ये झारखंड का सियासी था। अब इसमें तो हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं है। उसके अलावा सदन का जो अभी सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और बजट भी इसमें आएगा। इस लोकसभा के पहले ही सत्र है ये, तो उसमें भीषण स्तर पर अटैक, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो चलने दीजिए, अच्छी चीज़ होती है। और आज का जो मुख्य न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भारत बांग्लादेश संबंध। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री महोदय का 1 महीने में 2 बार यात्रा हुआ भारत का। एक जब प्रधानमंत्री मोदी जी ओथ ले रहे थे तब उन्होंने भारत यात्रा किया था, और दूसरी बार वो भारत यात्रा पर आई, अपने राजनयिक यात्रा पर आई थी। तो उसको हम लोग ज़रा डिटेल में कवर करेंगे। उसके साथ साथ यूनेस्को की बैठक होने वाली है भारत में, उसको भी देखेंगे हम लोग पीटी फैक्ट के तौर पर। और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, GPAI, इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे OECD के साथ में। OECD अब क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब देखेंगे थोड़ा सा हम लोग आज, क्योंकि ये सब चर्चा में आ गया है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, इसका बैंड बज गया है। स्मार्ट सिटी मिशन मैंने नहीं बोला, बैंड बजा है, भारत सरकार ही बोल रही है कि भाई साहब इसको बस करो, इसमें पैसे वैसे मांगना बंद करो। स्मार्ट सिटी मिशन जिसको लेकर भारी स्तर पर वोट मांगा गया था, वो लगभग में चरमरा सी गई है, तो उसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। तो ये सारा कुछ देखेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, अब ये भी देखेंगे हम लोग आज। तो आज के वीडियो में काफ़ी सारे कंटेंट हैं, बस बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते भारत बांग्लादेश रिलेशन से। ये हमारे टेस्ट का कि 25 डिस्कशन वीडियो मिलेगा, 25 टेस्ट होगा, 9 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा। जिसमें अगला जो टेस्ट है वो कल है, इकोनॉमिक्स का कल टेस्ट होगा। अगला 2 टेस्ट इकोनॉमिक्स का है, उसके पश्चात से साइंस एंड टेक का है, फिर हम लोग फुल लेंथ पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज़रूर बताइएगा। टेस्ट का लेवल बहुत ही अच्छा है। 1 लाइनर, स्टेटमेंट वाले, मॉडरेट टू आसान, कुछ सवाल कठिन। पिछला पेपर कठिन बन गया था, तो आप ज्वाइन करेंगे तो वेराइटीज़ आपको मिल जाएगा। बाकी चलते हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते। ओके, देखिए आईआर का जो आज टॉपिक है, भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार, इस पर आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो फैक्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है और विश्लेषण भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो अगर आप भारत बांग्लादेश पर एक आंसर राइटिंग कर लेंगे, जो मैंने करवाया था, जब मैंने GS1 के आंसर राइटिंग करवाए थे तब भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मैंने करवाया था। अभी फिर से शुरू होगा कुछ दिनों के पश्चात, पीटी के बाद फिर से शुरू कर लेंगे हम लोग। वर्तमान में तो 71 के आंसर राइटिंग चल रहा है, तो उसमें जुड़ सकते हैं आप। तो भारत बांग्लादेश संबंध जो है ना, इसमें पीटी फैक्ट काफ़ी सारे हैं, वहाँ से सवाल पूछे गए हैं पहले भी और अब भी पूछे जाएंगे आपसे। देखिए भारत यात्रा पर आई थी और काफ़ी अच्छे स्तर पर हमारी बातचीत हुई। 2022 में दोनों देशों में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CAPA पर एक संयुक्त व्यवहार्यता का अध्ययन भी पूरा किया गया था। अभी ये डील साइन नहीं हुआ है, एक स्टडी हो गई है और आने वाले समय में हम दोनों का डील साइन हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है
कि बांग्लादेश को भारत से व्यापार करने पर काफ़ी बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उपयोग करके व्यापार को बढ़ावा देता है अपने दुनिया भर में। और हमारा कंपटीटर भी है कपड़ों के मामले में और भी कई सारी चीज़ों के मामले में हमारा कंपटीटर है बांग्लादेश। हाल के बैठक के प्रमुख परिणाम क्या थे? भारत और बांग्लादेश दोनों देश के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए CAPA पर काम करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस समझौते का उद्देश्य दक्षिण एशिया की दो तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक अनुपूरकता का लाभ उठाना, यानी कि हम दोनों देशों के बीच में अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेवलप हो जाता है, जिसको सामान्य अर्थों में बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए दोनों अलग अलग होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि एक तरह से हम क्या करेंगे, व्यापारिक चीज़ों पर शुल्क वगैरह कम कर देंगे जिससे निर्बाध व्यापार हो सके बिना किसी शुल्क के। इस तरह का कुछ हम प्रोग्राम बना रहे हैं। FTA थोड़ा सा अलग होता है और CEPA थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बोला है। भारत ने बांग्लादेश के सियारगंज, अब ये ध्यान रखिएगा, में एक अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह के निर्माण में सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है। हाल ही में बांग्लादेश के किस अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह को भारत ने निर्माण के लिए सहयोग की घोषणा की है? उसमें 3-4 दे देगा, चिटगांव, सियारगंज, और इसी तरह से 1-2 और पोर्ट का नाम दे देगा। आप क्या करेंगे, वहाँ फंस जाएंगे। तो सियारगंज का नाम, सिराजगंज का नाम ध्यान में रखिएगा, मैं सियारगंज बोल रहा था, सिराजगंज इसका नाम है, सिराजगंज नाम है। ओके। दोनों देश ने वर्ष 1996 के गंगाजल संधि किन दो देशों के बीच में संपन्न की गई है? भारत नेपाल, भारत चीन, भारत म्यांमार। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। भारत नेपाल के बीच में पूछा जा सकता है, भारत भूटान के बीच में। तो गंगाजल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तकनीकी स्तर पर वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई, जैसे बाढ़ प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पेयजल परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देश के बीच में साझा होने वाली 54 नदियों को देखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं। 54 नदियाँ, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारी नदियाँ आती हैं और उत्तर के मैदान से बहुत सारी नदियाँ बह कर जाती हैं, कुछ सिक्किम से भी नदियाँ आती हैं, है ना। एक समुद्री सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो हिंद महासागर के लिए उनके साझा दृष्टिकोण, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम लोग इंडो पैसिफिक की भी बात कर रहे हैं, में भारत बांग्लादेश जो है मिलकर काम करेंगे। एक आपको आइडिया रखना है, क्या रखना है कि भाई भारत और बांग्लादेश, देखिए IR में टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब हम कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कीजिए। मैंने तो बच्चों को सिखाया था, ओल्ड ग्रुप वालों को, आप लोगों को नहीं पता होगा। इसमें है कि भाई हमारे सामाजिक रिलेशन किस प्रकार के हो रहे हैं, आर्थिक रिलेशन किस प्रकार से हो रहे हैं, रणनीतिक में हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। वो रणनीति के अलावा क्या हो जाएगा कि भाई हम लोग राजनीतिक रूप से किस प्रकार से काम कर रहे हैं। राजनीति का मतलब किस किस संगठन के सदस्य हो गए हैं। रणनीति का मतलब हो गया स्ट्रैटेजिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हो गए। जैसे भारत बांग्लादेश ने हाल ही में नेवी के लिए इक्विपमेंट का समझौता किया, वो रणनीतिक में आ जाएगा। हम लोगों ने इंडो पैसिफिक की बात की है, वो रणनीतिक में आ जाएगा। आर्थिक में अभी मैंने CEPA की बात की है, वो आर्थिक में आ जाएगा। सामाजिक स्तर पर आ जाएगा, भाई कट्टरता के खिलाफ सामान्य रूप से मिलकर लड़ रहे हैं, उग्रवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के खिलाफ बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से कैटेगराइज करके। तो ये तरीका होता है IR में आंसर राइटिंग करने का। कुछ चुनौतियाँ, कुछ समान हमारे हित, इन सब चीज़ों को लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाता है। अब कुछ हालिया घटनाक्रम देखते हैं हम लोग। PT में सवाल यहीं से पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन, पहला PT फैक्ट। भारत बांग्लादेश के बीच 1965 से पहले के रेल संपर्कों का पुनर्वास तथा संचार। 1965 से पहले जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तब हमारे बीच में जो रेल रिलेशन थे उन सभी को बहाल करना। 2023 में अखरौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन, त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को जोड़ता है। यह छठा भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। 6 से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हमारे और बांग्लादेश के बीच में चलते हैं। उसी में से एक कौन सा है? अखरौरा और अगरतला। अगरतला होगा त्रिपुरा। परिवहन संपर्क के लिए बीमस्टेक मास्टर प्लान भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को जोड़ता है, जिससे शिपिंग नेटवर्क की स्थापना होती है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का परिचालन। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत ने किस देश के साथ मिलकर डेवलप करने की योजना बनाई है? भारत भूटान, भारत नेपाल। आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। खुलना मोगला बंदरगाह के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्गो सुविधा। मोगला बंदरगाह पहली बार रेल मार्ग से जुड़ा है। मोगला बंदरगाह जो बांग्लादेश में स्थित है, ये पहली बार रेल मार्ग से भी जुड़ गया है। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जैसे केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान। अभी मैंने बताया इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो इसके माध्यम से कल्चरल एक्सचेंज की भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर तो हमारा एक ही है, एक ही तो कल्चर है भाई। कुछ साल पहले तक तो हम एक ही थे। इतिहास में 75 वर्ष एक लाइन में निपट जाते हैं, और 75 वर्ष पहले तो हम लोग एक ही थे।
ये तो अभी अभी अलग हुए। 75 साल का कोई मायने ही नहीं रखता इतिहास में। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITES के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश को उच्च शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुदान भी प्रदान करता है, हायर एजुकेशन के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं? तो हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है। जरा मैप देख लीजिए, येलो में जितने आपको दिख रहे हैं वो सब के सब बांग्लादेश के साथ में संबंधों को साझा करते हैं, मतलब सीमाओं को साझा करते हैं। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, उसके पश्चात से पश्चिम बंगाल हो गया। ये सारे वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है और म्यांमार के साथ में लगती है, ये ध्यान में रहेगा आपको। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, ऐतिहासिक संबंध हमारे क्या हैं। तो 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में भारत ने काफ़ी बड़े स्तर पर मदद किया था और भारत की मदद से ही बांग्लादेश एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। इसके बावजूद सैन्य शासन और भारत विरोधी भावना के कारण कुछ वर्षों तक हमारे संबंध बहुत ही खराब रहे और 1996 में सत्ता परिवर्तन तथा गंगाजल बंटवारे पर संधि के साथ स्थिरता फिर से लौट आई। बांग्लादेश के जब उसको आज़ादी मिली पाकिस्तान से, तो उसके कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर सैन्य शासन और लोकतंत्र के बीच उठापटक चलता ही रहा। उग्रवाद, इस्लामिक उग्रवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है ये देश। शेख हसीना जी की जब से सरकार आई है तब से हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया है। शेख खालिदा जिया जो हैं उनके साथ जब वो रहता है तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। भारत बांग्लादेश ने वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, प्रादेशिक जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को भी सफलतापूर्वक सुलझाया है। आर्थिक सहयोग हमारे बीच में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश है जो भारत में दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और ये UPSC ने पूछा है। UPSC ने इसी प्रकार का एक सवाल पूछा था जिसे बांग्लादेश के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सभी देशों को अगर आप मिला देंगे, श्रीलंका, मालदीव, तो इन सब में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारा कौन सा देश है? तो वो है आपका बांग्लादेश। कन्फ्यूज मत होइएगा, इस तरह के IR से सवाल इस बार भी UPSC ने पूछा है और आपसे भी पूछा जा सकता है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, किसको करता है? भारत को करता है। वित्त वर्ष 22 से भारत को बांग्लादेशी निर्यात $2 बिलियन का हो गया था। बांग्लादेश में कपड़ों का उत्पादन होता है, साथ में वहाँ पर फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। उसके अलावा वहाँ से जूट के प्रोडक्ट भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर आते हैं। 2010 से भारत ने बांग्लादेश को $7 बिलियन से अधिक का मूल्य के ऋण की सहायता भी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश भारत से लगभग 2000 मेगावाट, क्योंकि देखिए सारी पनबिजली परियोजनाएं भारत में स्थित है मैक्सिमम, बांग्लादेश में कम पनबिजली परियोजनाएं हैं क्योंकि बांग्लादेश की भौगोलिक कंडीशन वैसे नहीं है। तो उसको हम भारी मात्रा में पावर सप्लाई करते हैं और बांग्लादेश में रूस और भारत की मदद से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनवा रहे हैं। 2018 में रूस, बांग्लादेश और भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यान्वयन सहयोग पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जब UAE में पहला एटॉमिक थर्मल पावर प्लांट खुला था तो उसके बारे में BPSC में सवाल पूछा गया था। तो ये रूपपुर परियोजना है, बांग्लादेश की पहली एटॉमिक पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, वो पावर प्लांट है। रूस और भारत मिलकर इसको बना रहे हैं। रक्षा और बहुपक्षीय सहयोग, द्विपक्षीय अभ्यास संप्रीति अभ्यास, बोंगो सागर बांग्ला भाषा का शब्द है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच सार्क है, बीम्स्टेक है और IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये सब क्षेत्रीय सहयोग के मंच हैं। ये सारे सहयोग के क्षेत्र हो गए। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे नदी जल विवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। अस्थायी नदी आयोग की स्थापना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नदी जल आयोग होना चाहिए। नदी जल का बंटवारा एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अवैध प्रवासन एक बहुत बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश से भारी संख्या में भाग कर लोग नॉर्थ ईस्ट में और भारत आते हैं। दिल्ली में भी कई सारे जगहों पर आपको बांग्लादेश मूल के लोग दिख जाएंगे और इसके कारण से कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। भारत के जो बाकी बड़े शहर हैं वहाँ पर तो इतनी परेशानी नहीं होती है क्योंकि सभी लोग वहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में चूँकि जनजातीय लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डेमोग्राफी को लेकर कि उनके बीच कोई और आकर तो नहीं बस रहा है, और इसके कारण से वहाँ पर कई बार वायलेंस की घटनाएं, कई बार सामाजिक स्तर पर टकराव की घटनाएं देखी जाती हैं। तो अवैध प्रवास एक बहुत ही बड़ा संकट है। रोहिंग्या शरणार्थी का समन्वय, ये भी एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन रोहिंग्याओं को हमने अपने देश में शरण नहीं दिया आधिकारिक तौर पर, और अनाधिकारिक तौर पर तो हमें देना पड़ा था। तो ये एक कारण हो सकता है।
मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। करेंसी, फेक करेंसी बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। पशुओं का अवैध व्यापार, इंसानों के अवैध व्यापार, बिल्कुल सही सुन रहे थे। ये सब चीज़ों के कारण से थोड़ी सी चुनौतियाँ भी हैं हमारे बीच। अगला चुनौती क्या है? चीन का फैक्टर। हमारा एकमात्र पड़ोसी है जो अभी तक जो चीन के प्रभाव में उतना ज़्यादा नहीं आया, वो है बांग्लादेश। क्योंकि वहाँ की सरकार जो है शेख हसीना की, वो बहुत ही अच्छी है। चीन को लेकर उनके थोड़े से उदासीन रहते हैं भाव, तो इसके कारण से चीन का प्रभाव वहाँ पर कम है और हमें इसको बनाकर रखना होगा। साथ में बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम हो रहे हैं, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ वहाँ पर कम हो रहा है। चुनाव की धांधली का आरोप लगा है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन जो अलग अलग एलाई हैं, वो बांग्लादेश को कई स्तरों पर घेरने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र के नाम पर। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चिंता का टॉपिक है हमारे लिए कि देखिए, लार्ज गैप टू ब्रिज इन क्वांटम कैपेबिलिटीज़। एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने नेशनल, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल, ये सब वो मिशन है ना जहाँ से सवालों की गारंटी होती है गुरु। पूछा ही जाएगा आपसे, आज पूछा जाए, कल पूछा जाए, एक साल बाद पूछा जाए, पीटी हो, मेंस हो, सवाल टकराएगा ज़रूर। नेशनल क्वांटम मिशन, ये नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम एक शाखा होती है जिसमें सूक्ष्म स्तर पर किसी भी पदार्थ के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म में जब आप जाते हैं तो क्वांटम पर चले जाते हैं, और लार्ज स्केल पर जब जाते हैं तो अभी का वर्तमान का जो फिजिक्स का लॉ है, चाहे वो न्यूटन का लॉ हो, चाहे अलग अलग जो लॉ फिजिक्स को देखते हैं, वो सामान्य रूप से अप्लाई होते हैं। लेकिन क्वांटम जो होता है वहाँ पर फिजिक्स के सभी लॉ इसी प्रकार से अप्लाई हों, ये ज़रूरी नहीं है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित विषयों में से एक है जिसका अध्ययन अभी भी बहुत कम हुआ है, और जितना अध्ययन कर रहे हैं उतना ही हमें लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम जानते ही नहीं हैं। खैर, आ जाइए, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी फिलॉसफी से जोड़ना सही नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो हमने शुरू किया है 6000 करोड़ के, भारत सरकार ने बोला है कि 6000 करोड़ लगाएंगे हम, ये इनफ नहीं हो रहा है। और पैसा खर्च करने से नहीं होगा, हमारी कैपेबिलिटी और जो हम करना चाहते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। हमारे जो एकेडमिक जो क्षेत्र हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, आईआईटीज़ हों, ये अभी भी उतनी कैपेबिलिटी को धारण नहीं करते हैं जितना क्वांटम के लिए चाहिए। क्वांटम में अमेरिका और चीन जैसे देश हैं, ये काफ़ी पहले से रिसर्च करते आ रहे हैं और उन्होंने बढ़ोतरी भी हासिल कर रही है। क्वांटम में बढ़ोतरी यानी कि किसी भी देश का 50 साल आगे ले जाएगा। और कोई एक देश अगर क्वांटम पर खर्चा नहीं कर रहा है, क्वांटम पर रिसर्च नहीं कर रहा है, तो वो देश पिछड़ सकता है। जैसे क्वांटम कंप्यूटर के सामने दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर बौने साबित हो जाएंगे, सबके सब छोटे साबित हो जाएंगे। कुछ है ही नहीं सुपर कंप्यूटर की वैल्यू क्वांटम कंप्यूटर के सामने। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर टाइप का एक प्रोटोटाइप तो बनाया ही था, चीन भी उसके लिए काम कर रहा है। तो क्वांटम के क्षेत्र में अगर हमने सही से काम नहीं किया और बाकी देशों ने तकनीकों को डेवलप कर लिया, जो कर भी रहे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का सबब हो सकता है। भारत सरकार ने पिछले साल के बजट में 6000 करोड़ रुपए एलोकेट किया क्वांटम मिशन के लिए, लेकिन केवल बजट से काम नहीं चलने वाला, और बजट भी बहुत कम था। रिसर्च के लिए और भी ज़्यादा बजट की आवश्यकता महसूस भी की जा रही है। आप अगर दूसरे देशों का बजट देखना चाहते तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन में भी बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट में भी बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा है, साउथ कोरिया भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया यूएस और चीन से क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये हमारे लिए क्या है, तो एक चिंता का विषय है। भारत सरकार को चाहिए, हमारे एकेडमिक्स को चाहिए, हमारे जो देश के साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलग अलग विंग हैं, उनको चाहिए कि क्वांटम के क्षेत्र में जितनी तेज़ी से हो सके प्रगति को हासिल किया जाए। तब इसको हम लोग क्या समझेंगे इसमें, तो ये तो आपको कंसर्न मैंने जाहिर कर दिया। क्या ये आंकड़े याद करने लायक हैं अलग अलग देशों के खर्च? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई भारत में 6000 करोड़ खर्च किया जा रहा है, जो कि काफ़ी नहीं है, और हमारे यहाँ पर गैप भी है कैपेबिलिटी में, और जो हम हासिल करना चाहते हैं उसके अनुसार से बहुत ज़्यादा गैप है अपने यहाँ। हम लोग नेशनल कंप्यूटिंग मिशन को ज़रा पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये और किस प्रकार से भारत सरकार ने घोषणा किया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
किसी दिन फुर्सत मिलेगा तो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को क्वांटम से जोड़कर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर एग्ज़ाम से फुर्सत मिले तब तो उस सिलेबस से थोड़ा सा अलग हिस्सा हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्षेत्र है क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा सा हिस्सा मैंने समझने के लिए कि भाई क्या होता है तो पढ़ा था, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसमें तो क्वांटम इंटेंगलमेंट एक नई अवधारणा है, समय मिले तो सर्च कीजिएगा। क्वांटम इंटेंगलमेंट करके होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट सर्च कीजिएगा। आप जो सोच नहीं सकते हैं वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास और सहायता के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी पिछले साल ही, और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 6000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। अब इसके मंत्रालय कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। 2023 से 2031 ये समयावधि ध्यान में रहना चाहिए। 2031 नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विकास का बीजारोपण, पोषण और पैमाना तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक जीवंत और अभिनव परिस्थिति तंत्र बनाना है। मतलब कहने का ये है कि एक माहौल बनाना है प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट को लेकर, भाई उस देश में उस पर काम हो, अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जाए इससे जुड़ा हुआ, तो ये इसमें डेवलप करना है। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश बन जाएगा। 12 देश करीब में दुनिया भर में ऐसे हो गए हैं जो समर्पित क्वांटम मिशन लेकर चल रहे हैं। ओके, कितने देश? 12 देश हैं वर्तमान में। जब हमने घोषित किया तब 7 ही देश थे, लेकिन हमने काफ़ी बाद में घोषित किया था गुरु, हमें काफ़ी पहले से इस पर काम करना चाहिए था। अमेरिका यूं ही नहीं है। अमेरिका अगर पावर है तो अपने तकनीक के बदौलत है, अपने सेना के बदौलत नहीं है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अगर केवल अमेरिका की सेना होती तो वो सुपर पावर नहीं बन सकता था। उसके पास में तकनीकी विशेषज्ञता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम जो सोच, आपको याद होगा हमने चीनूक खरीदा है, अपाचे, ये सब हेलीकॉप्टर खरीदा, अभी हमने खरीदा है, 2 साल पहले खरीदा है। भारत में आया, उत्सव बनाया हमने, बहुत उत्सव मनाना भी चाहिए, काफ़ी बड़े स्तर पर शॉपिंग करके लाए हम। ये सब चीज़ें अमेरिका 1980 के दशक से यूज कर रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और हम आज खरीद रहे हैं उसको अपने आर्मी के लिए। तो कहीं न कहीं तकनीकी रूप पर हम पीछे हैं आज भी। याद एक दिन मैंने आपको शिक्षा के महत्व पर ऐसे भी लिखने को दिया था, और मैंने ये एक दिन लेक्चर में बोला भी था कि शिक्षा का पाने का अर्थ भारत में केवल अच्छी नौकरी तक सीमित रह गया है। उस चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसीलिए हम इन सब चीज़ों में पिछड़ते हैं। यह 5 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिट्स और 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स के मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। जैसे भारत में सुपर कंप्यूटर मिशन को, डेवलपमेंट को लेकर मिशन शुरू किया गया था, उसी प्रकार से क्वांटम को लेकर भी शुरू किया गया है। क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स क्वांटम कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया की इकाई है। जैसे कि बिट्स 1 और 0 बुनियादी इकाई है जिसके द्वारा कंप्यूटर सूचना को संसाधित करते हैं। इसको कहा जाता है बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो आपकी और हमारी भाषा नहीं समझता है, वो 1-0 की ही भाषा समझता है। 1-0 जिसमें 2 ही अंक होते हैं, बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे दशमलव सिस्टम में 10 अंक होते हैं, बाइनरी में 2 ही अंक होते हैं। ऑक्टल होता है जिसमें 16 के करीब में होते हैं। ये सब अलग अलग है, अलग अलग गणितीय प्रणाली है। तो कंप्यूटर कौन सी गणितीय प्रणाली समझता है बंधुओं? तो 1 और 0 का समझता है। कोई भी फोटो हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी वॉइस हो, कोई भी वीडियो हो, सब अंत में कंप्यूटर कंपाइलर से 1 और 0 के फॉर्मेट में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मिशन सटीक समय, परमाणु घड़ी, संचार, नेविगेशन हेतु उच्च संवेदनशील वाले मैग्नोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण, सुपर कंडक्टर्स, नवीन अर्धचालक संरचनाओं, टोपोलॉजिकल सामग्री, सब कुछ जो भी क्वांटम से रिलेटेड होंगे उन सभी को डेवलप करने में मदद करेगा। मिशन निम्नलिखित को विकसित करने में मदद करेगा। भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशन के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार, लंबी दूरी के सुरक्षित क्वांटम संचार, क्वांटम कम्युनिकेशन, सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन। ये भारत में शुरू भी किया गया था, भारत में इसका टेस्टिंग भी किया गया था। क्वांटम की मदद से सुरक्षित संचार, कम्युनिकेशन। 2000 किलोमीटर से अधिक अंतर सड़क क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम की का वितरण किया जा सकता है, तभी संचार हो सकता है। क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क बनाया जा सकता है जो बहुत ही तेज होगा। वर्तमान में कंप्यूटर होते हैं 1 या 0, एक समय पर यही हो सकते हैं। लेकिन क्वांटम में क्या होता है, एक समय पर
1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एक ही समय पर 0 1 भी हो सकता है। अब इससे कॉम्बिनेशन बनाइए, इससे 2 ही कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, 1 और 0 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन एक ही समय पर अगर कोई चीज़ 1 और 0 दोनों है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1 0 0 1 0 0 1 1। स्पीड बढ़ जाएगा, 10 गुने से ज़्यादा का स्पीड हो जाएगा। ये एक मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। इस तरह के खरबों कॉम्बिनेशन बनेंगे और जो वर्तमान का कंप्यूटर का स्पीड है जो केवल 1 और 0 पर चलता है, ये अगर इस स्पीड से चलेंगे तो वर्तमान के सुपर कंप्यूटर भी इसके सामने फेल हो जाते। तो यही वो कारण है, अभी थोड़ा सा मैंने बताया है आपको। ओके, क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शीर्ष शैक्षणिक राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान 4 थीमेटिक हब स्थापित किए जाएंगे। क्वांटम गणना, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण, ये 4 क्या बनाए जाएंगे? तो थीमेटिक हब बनाया जाएगा जिसके क्षेत्र में क्वांटम सबसे ज़्यादा काम करेगा भारत में। ओके, महत्वाकांक्षी या क्यूटी के नेतृत्व में आर्थिक विकास को गति देगा। भारत को हेल्थ केयर और सभी क्षेत्रों में हमें थोड़ा सा वर्ल्ड लीडर बना सकता है। जिसने क्वांटम पर पकड़ बना ली, जिसने सुपर कंप्यूटर, जो उसने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण पर पकड़ बना ली, जिस भी देश ने, आने वाला भविष्य उसी का होगा। बाकी देश उसके पीछे चलेंगे। इसलिए आने वाला भविष्य भी अमेरिका का ही है, क्योंकि वो इन सब में बहुत विशेषज्ञता हासिल कर चुका, बहुत आगे है वो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये महत्व था हमारे लिए। अब इसके कुछ जो इम्पोर्टेंस हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी का, क्या क्या और इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्यों हम इसको अपनाना चाहते हैं, उसमें 5 पॉइंट बता दूंगा ताकि आप आंसर राइटिंग कर सकें या आपसे स्टेटमेंट पूछे तो आप उसको हल कर सकें। ओके, देखिए क्या क्या लाभ है इसके। बढ़ी हुई कंप्यूटिंग शक्ति। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणनक, यानी कि कैलकुलेशन तेज़ी से होगा। कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेटर वाला कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन में कुछ भी आप प्रोसेस करते हैं तो तेज़ी से होगा। प्रोसेसर जो है वर्तमान का, वो अगर क्वांटम वाला प्रोसेसर हो जाएगा तो आप समझ नहीं सकते हैं कितना तेज़ हो जाएगा सब कुछ। बेहतर सुरक्षा। द्रुत संचार का मतलब होता है बहुत ही क्विक तरीके से संचार हो सकता है। उन्नत एआई, बेहतर संवेदन और मापन। एआई और प्लस क्वांटम, ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा। इससे ज़्यादा खतरनाक और इससे ज़्यादा उपयोगी चीज़ मानव इतिहास में आज तक नहीं बना है। अगर एआई और क्वांटम मिलकर काम करते हैं तो आपको पता होगा कि गूगल के कई सारे रिसर्चर्स इसका विरोध भी कर रहे थे कि ये वो चीज़ है जो मानवता को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ हमारे समझ से परे हो जाएगा। क्वांटम हम नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि पदार्थों का सूक्ष्म स्तर पर बिहेवियर और ऊर्जा का बिहेवियर क्या होता है, एनर्जी का, वो आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। नुकसान क्या हो सकता है? महंगी है प्रौद्योगिकी, सीमित अनुप्रयोग है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सकता है, सीमित नियंत्रण होना चाहिए। सीमित नियंत्रण यानी कि क्वांटम सिस्टम को नियंत्रित तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव करना मुश्किल होगा। क्वांटम संचालित एआई परिणाम अनापेक्षित हो सकते हैं, यानी कि इसको समझने में हमें समय लग सकता है। इंसान की समझ से परे कुछ घटित होने वाला है इंसानों की मदद से, वो है क्वांटम और एआई का कॉम्बिनेशन। बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा अनुमान है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो कुछ फ़ायदा भी तो होगा, कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर। गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट बार बार डेडलाइन को चूक कर रही है। जून 30 का डेडलाइन दिया था कि हम फंड जारी कर देंगे स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर, लेकिन अब बोला है कि 30 सितंबर तक हम आपको फंड देंगे। कई सारे राज्यों के कई सारे शहरों ने तो फंड वापस करने शुरू कर दिए कि कोई खास प्रभाव इसका पड़ नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में भागलपुर का भी नाम था, बिहार का और भी शहर शामिल थे। ज़रा मुझे बताइएगा कि कितना बदलाव हुआ है। कहीं कहीं पर तो बदलाव देखा गया है, लेकिन बड़े स्तर पर जितना हमने उम्मीद किया था कि स्मार्ट सिटी बन जाएगा वैसा नहीं हो पाया। इसके डेडलाइन को बढ़ाया गया है कि 31 मार्च 2025 तक हम स्मार्ट सिटी का निर्माण कर लेंगे, और 26 ऐसे शहर हैं जिनको 100% फंडिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, शहरी जो मंत्रालय है, उसके तहत में इस पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 31 मार्च 2025 से पहले स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो हमें डेवलप करना था वो हम कर लें। तो ज़रा इस मिशन को समझते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है ये मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसके घटक कौन से हैं। 2015 में ये योजना लॉन्च किया गया था गुरु, 2015 में, और 2025 तक इसके पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।
10 वर्षों में, लेकिन जितना उम्मीद था उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। इसमें फंडिंग में भी देरी हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। अगर आप इसका हमसे उदाहरण चाहते हैं, प्रत्यक्ष चाहते, प्रमाण चाहते हैं, तो ज़रा वर्षा होने दीजिए, फिर अपने शहर का हाल देख लीजिएगा। स्मार्ट सिटी में जो शहर हैं उन्हीं का हाल देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना स्मार्ट हुआ है। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। अब हम लोग इस मिशन को समझेंगे ही। और जो शहर हैं जिनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कई सारे ऐसे शहर हैं जिनको फंडिंग अभी नहीं मिल पाई है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी शहर जो आते हैं, जैसे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC, ये भारत सरकार के तहत डायरेक्ट आता है। सिलवासा हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, ये सब क्या है, तो यूटीज़ के शहर हैं, यूटीज़ के म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं। इनको भी फंडिंग नहीं मिल पाई है। तो ज़रा स्मार्ट सिटी मिशन को देख लीजिए। जो बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होते हैं वो कभी भी पारित किए गए हों, कभी भी लाया गया हो, कभी भी वो योजना लॉन्च की गई, आपसे सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। तो ज़रा इसको स्मार्ट सिटी मिशन को समझिए कि क्या है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन की स्थिति जून 2024 तक 2 समय विस्तार के बावजूद 2015 में लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी को दी गई समय सीमा पूरा करने की संभावना नहीं है। इस मिशन में 5,533 पूर्ण परियोजनाओं को 65,063 करोड़ रुपए में तथा 921 चालू परियोजनाओं को 21,000 करोड़ द्वारा वित्त पोषित किया गया है। मतलब कि भारी मात्रा में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अब इसका डेडलाइन कर दिया गया 31 मार्च 2025। पहले था इसको पूरा करना 2022 तक, फिर आया कि जून तक, हम इसको जून 24 तक कर लेंगे पूरा। अब आया है अगले साल तक, और अगले साल फिर आएगा अगले साल तक। तो यही जो चीज़ है। ठीक है भाई, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? यह केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसे जून 2015 में स्मार्ट सॉल्यूशन के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण, सस्टेनेबल वातावरण बनाने के लिए 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचों को बदलने के लिए प्रारंभ किया गया। आवश्यक बुनियादी ढांचा क्या क्या है आपके शहर का? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेसेसरी कौन कौन से होते हैं? सड़क होता है, पीने का पानी होता है, रसोई का गैस होता है, बिजली होता है। ये सब बुनियादी आवश्यकता है किसी भी शहर में रहने के लिए। आप जब कहीं पर भी किसी भी शहर में रहने आते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी और शहर से पटना में रहने आए, तो सबसे पहले आप इंतज़ाम किसका करते हैं? आवास। फिर आप इंतज़ाम क्या देखते हैं कि बिजली है कि नहीं, फिर पानी, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें देखते हैं। अब तो इंटरनेट भी शामिल हो गया है, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब के सब किस में आते हैं? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पटना मेट्रो है, बन ही रहा है, बनता ही रहा है, मौर्य काल से बन रहा है, नीतीश बाबू तक आ गए, बन ही रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है। तो पटना मेट्रो ये क्या आएगा? परिवहन में। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर का है ना। इसका उद्देश्य सतत व समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उद्देश्य क्या है? मुख्य बुनियादी ढांचा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना। स्वच्छ व टिकाऊ पर्यावरण, पर्यावरण इसका एक प्रमुख घटकों में से एक शामिल है। ये ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अलग अलग जो फैक्टर हैं उनमें कौन कौन शामिल है, तो घटक में यही सब शामिल है। स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग, सतत व समावेशी विकास, सघन क्षेत्र, अनुकरणीय मॉडल। SCM के घटक, क्षेत्र आधारित विकास, पुनर्विकास, बुनियादी ढांचे सुविधाओं सुधार के लिए मौजूदा शहरी क्षेत्रों का नवीकरण, जैसे भिंडी बाजार, मुंबई। रेट्रोफिटिंग, मौजूदा क्षेत्रों को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाना, जैसे स्थानीय क्षेत्र विकास, अहमदाबाद। ग्रीन फील्ड परियोजनाएं, स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के नए शहरी क्षेत्रों का विकास, जैसे न्यू टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी। ग्रीन फील्ड परियोजनाएं किसको कहा जाता है? पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वच्छ परियोजनाओं को कहा जाता है क्या? नहीं। ग्रीन फील्ड परियोजना का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट जो नए हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनको ग्रीन फील्ड परियोजना कहा जाता है। जैसे किसी नए शहर का निर्माण, जैसे किसी नए डैम का निर्माण, ये सब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। इनका तात्पर्य होता है कि कोई बिल्कुल नया ही प्रोग्राम, नया ही प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जैसे न्यू टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी, ये सब नए शहर हैं जिनको बसाया गया है। पैन सिटी समाधान, ई गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा, शहरी गतिशीलता, कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों का कार्यान्वयन। मतलब एक शहर को खूबसूरत, सुंदर और अच्छा बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब इसमें शामिल थे। शासन संरचना, प्रभावशीलता को बढ़ाने के एक नया शासन मॉडल अपनाना। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक नौकरशाह या बहुराष्ट्रीय निगम के प्रतिनिधित्व के नेतृत्व में एक विशेष प्रायोजन वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल निर्मित किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है? 2020 तक मिशन को पूर्ण करने की योजना बनाई गई थी।
मैंने तो 2022 बोल दिया था, ये तो 2020 तक ही थी। फिर इसको एक्सटेंड किया गया 2024 तक, 2 बार एक्सटेंड किया जा चुका है। अब अगले साल कर दिया गया 2025 तक। फीडिंग पैटर्न की परिकल्पना सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के माध्यम से की गई थी। पीपीपी, ये क्या होता है? सरकार भी कुछ पैसा लगाएगी, कुछ पैसा प्राइवेट भी लगाएंगे। और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकार और पब्लिक मिलकर बनाएगी। सरकारी पहल क्या क्या था इसके लिए? अमृत मिशन, शहरी कायाकल्प, शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जलवायु स्मार्ट आकलन रूपरेखा 2.0, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी मिशन। ये सारे के सारे शहरों को अच्छा बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। ध्यान में रहेगा स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जल्दी से। देखिए अगला जो टॉपिक है वो GPAI के बारे में। अब ये क्या है भाई? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। इसको लॉन्च कब किया गया था गुरु? 2020 ईस्वी में कोरोना के दौरान 15 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था। और GPAI जो G7 वगैरह सब के देश शामिल थे वो सब थे, 29 मेंबर थे। अभी वर्तमान में है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। बहुत सारे देश हैं, कितनों के नाम पर हूँ मैं। और इसका यूरोपियन यूनियन भी मेंबर है, ये भी ध्यान रखिएगा, EU भी मेंबर है। यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाले जो देश थे उन सबको हमने AI के लिए इकट्ठा किया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक बनाया जिसको नाम दिया गया GPAI। कितना महत्वपूर्ण है ये? तो GPAI की बैठक हुई थी दिसंबर 2023 ईस्वी में। दिसंबर 2023 ईस्वी में भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली के पश्चात न्यू दिल्ली घोषणा भी जारी किया गया था, जो मैंने आप लोगों को न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ाया था, जो इस साल के आपके मेंस एग्जामिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। न्यू दिल्ली घोषणा GPAI मैंने करवाया हुआ है, फिर से एक बार और आपको करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा मैंने करवाया हुआ है वो टॉपिक। मैंने बोला भी था कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हुआ दिल्ली घोषणा GPAI को लेकर। अब GPAI का अध्यक्ष है भारत 2024 के लिए। GPAI को OECD के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब इसका क्या तात्पर्य है कि OECD के तत्वाधान में इसको लाया जा रहा है। OECD का क्या तात्पर्य है? तो ये इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें दरअसल दुनिया भर के विकसित देशों का एक संगठन है जिसका नाम दिया गया OECD। इसका क्वार्टर है आपका पेरिस में है, शायद पेरिस में देखिएगा हेडक्वार्टर है इसका, पेरिस में ही है। भारत OECD का सदस्य नहीं है। OECD एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ये इसका सदस्य नहीं है। इसलिए जब GPAI को OECD के तत्वाधान में जोड़ा जा रहा है, OECD के अंतर्गत लाया जा रहा है इस संगठन को, तो इसको लेकर एक कंसर्न भी जाहिर की जा रही है कि दुनिया भर के कई सारे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज OECD के मेंबर नहीं है, वो कैसे फिर इसका लाभ उठा पाएंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI का। अब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI का क्या है भाई? तो AI को मानवता के निर्माण के लिए, मानवता के दृष्टिकोण से, मानव के भलाई के लिए AI का उपयोग करना, इसी को बढ़ावा दिया जाएगा GPAI को। GPAI की जब बैठक हुई थी 2020 में लंदन में, ब्रिटेन में शुरू किया गया था, ब्रिटेन में हुआ था ये, UK में, ब्रिटेन के ही शुरुआत में इसको ब्रिटेन के लीडरशिप में, सही शब्द नहीं मिल रहा था मुझे, लीडरशिप में भारत के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। तो उस समय इसको चीन का काट माना जा रहा था। चीन जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, रूस जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, लोकतांत्रिक देश नहीं है, उन सब देशों को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि AI का दुरुपयोग ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी देश दिखेंगे सब के सब आपको क्या दिखेंगे? लोकतांत्रिक वैल्यूज़ वाले देश दिखेंगे। भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है, इसलिए GPAI के 2023 के दिसंबर बैठक हुई थी दिल्ली में, दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। OECD के साथ इसको इंटीग्रेट किया था, जिसको लेकर कई सारे कंसर्न भी जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये AI के डेवलपमेंट में कमज़ोर देशों को पीछे छोड़ सकता है। और OECD के द्वारा जो विकसित देश हैं, जो ऑलरेडी इसके पार्टनर हैं, जो इसके सदस्य हैं OECD के, उनको थोड़ी सी ज़्यादा इसमें सहूलियत मिल सकती है। भारत जैसे कई सारे ऐसे विकासशील देश जो OECD के सदस्य नहीं हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ये कंसर्न भी जाहिर किया गया है। अगले वीडियो में आपको दिल्ली घोषणा पत्र और इसका दिल्ली में जो बैठक हुआ तो वो मैं करवाऊंगा। फिलहाल आपको मैं OECD के बारे में बताता हूँ। इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। OECD के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ये OECD, बहुत पावरफुल है ये। इसको ज़रा देखिए कि कौन कौन इसके सदस्य हैं, कब इसको स्थापित किया गया था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिल्ली घोषणा करवाऊँगा GPAI के तहत। ओके।
देखिए, आर्थिक सहयोग विकास संगठन इस सदस्य का नाम है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। वर्तमान इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन दरअसल ये दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्री की बात करता है, विकासशील देशों की तरफ देखता भी नहीं है। इसके सदस्य देश इस प्रकार से हैं: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये सारे के सारे आपको दिखेंगे हाईली डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ दिखेंगे आपको। तुर्की एक एशिया में से इसका सदस्य दिखेगा, एक जापान दिखेगा आपको, के दक्षिण कोरिया भी आपको दिख सकता है। भारत इसका सदस्य जो है वो नहीं है, भारत नहीं है। चीन भी इसका सदस्य नहीं है OECD का। ये सारे के सारे देश जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिखेंगे काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ आपको इसके सदस्य दिखेंगे। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। OECD को कब स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और किसके लिए काम करता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्री के बीच में है ये। ओके, भारत इसका सदस्य नहीं है और इसके तत्वाधान में अब GPAI का सेक्रेटेरिएट को इसी के सेक्रेटेरिएट के साथ में मर्ज किया जा रहा है और आने वाले समय में GPAI पर प्रशासनिक नियंत्रण OECD का स्थापित हो सकता है, जो भारत जैसे देशों के लिए सही नहीं है। भारत चाहता था और भारत जैसे अलग अलग देश जो हैं डेवलपिंग, वो चाहते थे कि AI को OECD से अलग रखा जाए, इसका सेक्रेटेरिएट अलग से गठित किया जाए, इसको इसके तत्वाधान में नहीं लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इसके पश्चात से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए AI की पहुंच जो है वो कमज़ोर हो सकती है। डेवलपिंग, विकासशील और गरीब देशों के लिए पहुंच से दूर हो सकती है। तो ये कंसर्न भी है। बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। टेस्ट से जुड़ सकते हैं, 71 BPSC आंसर राइटिंग से भी जुड़ सकते हैं, जो कि शानदार प्रोग्राम है। अगर आप जुड़ेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच आप सभी का।